आइए आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के नाटकीय उदय और उतनी ही तेजी से हुए उसके पतन की कहानी कहते हैं। ये सिर्फ एक बीता हुआ इतिहास नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे ताकत की भूख और बेतहाशा महत्वाकांक्षा एक पूरे के पूरे साम्राज्य को निगल सकती है। अपनों के खून पर बना साम्राज्य अपनों के ही खून से तबाह हो गया। ये कमाल का कोट खिलजी वंश की इस क्रूर विडंबना को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करता है। धोखे और पूर्ण सत्ता का एक ऐसा खौफनाक खेल जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अलाउद्दीन का खूनी उदय। अब इस अंत को समझने के लिए हमें शुरुआत को देखना होगा। साल 1296 कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन ने गले मिलने के बहाने अपने ही सगे चाचा और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही उसने विरोधियों का बेरहमी से सफाया करना शुरू कर दिया। लेकिन पता है सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? जनता को इस कत्लेआम की याद भुलाने के लिए उसने सोने चांदी की ऐसी बारिश की कि हर कोई उसकी वफादारी की कस्में खाने लगा। मतलब उसने ये पूरी तरह साबित कर दिया था कि अब ताकत ही इस देश का इकलौता कानून है। और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे दूसरे भाग की तरफ, 1000 दिनारी की दास्तान। साम्राज्य के इस विस्तार में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि साल 1299 में जब खिलजी सेना ने भारत के सबसे समृद्ध हिस्से गुजरात पर हमला किया तो वहां भयंकर तबाही मचाई। सोमनाथ और खंभात को बुरी तरह लूटा गया। इसी विनाशकारी अभियान के बीच कमांडर नुसरत खान की नज़र एक बेहद तेज तर्रार और असाधारण गुलाम पर पड़ी। ये एक किन्नर गुलाम था जिसे सुल्तान के लिए खरीदा गया। इसका नाम था मलिक काफूर। और यकीन मानिए, ये अलाउद्दीन का सबसे बड़ा और खतरनाक सैन्य हथियार बनने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गुलाम की कीमत क्या रही होगी। इसके लिए पूरे 1000 स्वर्ण दीनार चुकाए गए थे। जी हां, 1000। और बिल्कुल इसीलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में मलिक काफूर को अक्सर 1000 दिनारी कहकर बुलाया जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि काफूर सिर्फ एक खरीदा हुआ गुलाम बनकर नहीं रहा। उसने अपनी प्रतिभा और ऐसी पक्की वफादारी दिखाई कि अलाउद्दीन ने उसे मलिक नायब यानी सल्तनत का उपशासक ही बना दिया। जरा सोचिए, एक गुलाम सुल्तान का सबसे करीबी सलाहकार और दाहिना हाथ बन गया। एक ऐसी वफादारी जो अलाउद्दीन को शायद अपने सगे बेटों में भी कभी नहीं मिली। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, मंगोल खौफ और राजपूत विजय। दक्षिण फतह करने से पहले इस जोड़ी को उत्तर भारत को दुनिया की सबसे खूंखार ताकत से बचाना था, और वो थे मंगोल। 1298 से 1306 के बीच दिल्ली पर मंगोलों के कई भयंकर हमले हुए। किली की लड़ाई में बहादुर सेनापति जफर खान ने मंगोलों को खदेड़ तो दिया, लेकिन वो खुद वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिल्ली को बचाने के लिए सीरी के किले का निर्माण एक अभेद्य कवच के रूप में किया गया। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए इसकी दीवारों में पकड़े गए मंगोल सैनिकों के सिर चिनवा दिए गए थे। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक खेल था। अपनी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद अलाउद्दीन ने राजपुताना की ओर अपना रुख किया। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि यहाँ की घेराबंदी कितने भयंकर और थका देने वाली थी, जिनका अंत हमेशा एक दुखद सामूहिक बलिदान में हुआ जिसे जौहर कहा जाता है। रणथंबोर में अपनों के ही धोखे के कारण हम्मीर देव की हार हुई और रानी रंग देवी के नेतृत्व में पहला राजपूत जौहर हुआ। जैसलमेर में लंबी घेराबंदी से अकाल पड़ गया और वहां भी यही दर्दनाक अंजाम देखने को मिला। और चित्तौड़गढ़ को कौन भूल सकता है? राजा रतन सिंह की बहादुरी और अंततः रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं का जौहर की अग्नि में कूदना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये साफ दिखाता है कि साम्राज्य के इस विस्तार की कीमत कितने भयानक रक्तपात से चुकाई गई थी। उत्तर में अपनी धाक जमाने के बाद ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। दक्षिण के अभियानों के लिए मलिक काफूर को कमान सौंपी गई। उसने विंध्याचल को पार किया और देवगिरी, वारंगल तथा मदुरई को सफलतापूर्वक लूटा। वो सुल्तान के खजाने के लिए इतनी अथाह संपत्ति लेकर आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और हां, इसमें दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा भी शामिल था। ये वो पल था जब खिलजी सत्ता अपने बिल्कुल टॉप पर थी। साम्राज्य अपनी बुलंदी के शिखर पर था। लेकिन अब ये कहानी बाहरी विजयों के शोर शराबे से मुड़कर सीधे शाही महल के अंधेरे कोनों में दाखिल होती है और एक बेहद खतरनाक सवाल खड़ा करती है।
क्या खून और खौफ पर टिकी ये वफादारी हमेशा बनी रहेगी? इसी के साथ हम आते हैं चौथे भाग पर, सत्ता, बीमारी और साजिशें। इतिहास का ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। 1310 के बाद जिस आदमी के नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, वो अलाउद्दीन एक गंभीर बीमारी जलोदर यानी ड्रॉप्सी का शिकार हो गया। उसका शरीर सूज गया, सांसें उखड़ने लगीं और वो अपने ही आलीशान महल के एक बस्तर पर पूरी तरह बेबस और लाचार हो गया। अब देखिए कि कैसे वो वफादारी एक खौफनाक साजिश में बदल गई। ऐतिहासिक ग्रंथ विस्तार से बताते हैं कि कैसे मलिक काफूर ने सुल्तान के इसी डर और बीमारी का फायदा उठाया। एक एक करके उसने सुल्तान के दिमाग में ये बात डाल दी कि उसका अपना ही परिवार और उसके बेटे उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। काफूर ने अलाउद्दीन को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया, हरम के दरवाजे बंद कर दिए और केवल अपने भरोसेमंद लोगों को ही बिस्तर के करीब आने दिया। और अंत में उसने सुल्तान से उसके अपने ही उत्तराधिकारियों खिज्र खान और शादी खां की आंखें फोड़ने का वो खौफनाक आदेश भी निकलवा लिया। और फिर 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आखिरी सांस ली। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या काफूर ने सुल्तान को जहर दिया था या जानबूझकर उसका इलाज ही नहीं होने दिया। खैर, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, इन बेहद संदिग्ध हालात में सुल्तान की मौत ने सल्तनत की पूरी ताकत सीधे उस पूर्व गुलाम के हाथों में सौंप दी। और अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे अराजक भाग पर आते हैं, खिलजी वंश का अंत। ये तुलना सच में हैरान कर देने वाली है। अलाउद्दीन के युग का वो सख्त अनुशासन उसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह के आते ही बहुत तेजी से पागलपन में बदल गया। एक तरफ जहां कभी बेहतरीन सैन्य व्यवस्था और सख्त बाजार नियंत्रण हुआ करता था, वहीं अंतिम दिनों में सुल्तान मुबारक शाह अक्सर दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता या कभी कभी निर्वस्त्र ही दौड़ने लगता। उसने पूरी सत्ता की चाबियां अपने चहेते खुसरो खान के हाथों में दे दी। अब जरा इस घटनाक्रम को देखिए, ये कितनी तेजी से बदलता है। अलाउद्दीन की मौत के महज 35 दिनों बाद ही सुल्तान के अंगरक्षकों ने काफूर की हत्या कर दी। फिर 1320 में खुसरो खान ने मुबारक शाह का कत्ल कर दिया और इसके साथ ही खिलजी वंश का खून हमेशा के लिए खत्म हो गया। खुसरो का अपना राज भी ज्यादा दिन नहीं चला। गाजी मलिक ने उसे युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। सोचिए, अलाउद्दीन की मौत के मात्र 4 साल के भीतर उसका पूरा का पूरा वंश कत्लेआम का शिकार हो गया और कोई भी वारिस जिंदा नहीं बचा। और यहीं से नींव पड़ी तुगलक वंश की। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण का अंत एक बहुत ही गहरी और कंपा देने वाली सीख के साथ होता है। जो साम्राज्य केवल डर और तलवार के दम पर खड़े किए जाते हैं, वे अंततः अपनों के ही धोखे और नफरत की आग में जलकर राख हो जाते हैं। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, क्या बिना भरोसे के हासिल की गई कोई भी ताकत कभी सच में लंबे समय तक टिक सकती है?